हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड, चलिए ग्रेट। सो चैंपियंस, आई बिलीव सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके एंड पर। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके एग्जाम्स आ रहे हैं अब, तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज हम एक बेसिक सा टॉपिक उठा रहे हैं। सिंपल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एटम्स। क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज हम कुछ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री में। हाँ, वही वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वही चीज़ है यहाँ पे। बट हाँ, फिजिक्स के तरीके से इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग है क्योंकि प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेड है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में हम मेनली बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, समझेंगे उसके सारी डिटेल्स को। उससे पहले भी एक मॉडल एग्जिस्ट करता था, थॉमसन्स मॉडल, वो भी देखेंगे, क्यों फेल हुआ था ये भी समझेंगे। तो कई सारी छोटी छोटी चीज़ें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है निखिल और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ मेरी बदली हुई है। पॉल्यूशन वगैरह काफ़ी हुआ अभी थोड़ी दिनों पहले दिल्ली के अंदर, तो उस रीज़न से। बट आई बिलीव अच्छे से आपको समझ तो आ ही जाएगा। सो द टॉपिक इज एटम्स। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो यहाँ पर है, जो आप अच्छे से जानते हैं, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ लिया था बेसिकली, 9th क्लास में, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इन्होंने स्टार्टिंग की थी, जे थॉमसन ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया था एटम के मॉडल को समझाने के लिए। इनका जो मॉडल आया था कुछ 1898 में आया था, गिवन बाय जे थॉमसन, है ना। तो जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो एक तरह का वाटरमेलन है। इसलिए इसको हम वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन क्यों है? क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो मैटर के फॉर्म में ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कुछ इंटरमिटेंट यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में कहीं इधर उधर पड़े हुए हैं, जैसे किसी वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, है ना। तो इसी को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे किसी पुडिंग के अंदर कहीं कहीं पर आपको कुछ रेजिन्स प्लम मिल जाते हैं, तो उसी के नाम पे इस मॉडल का नामकरण हो रखा है। सो पॉजिटिव चार्ज जो कि अगर हम यहाँ पे, मैं कुछ इस टाइप से दिखा देता हूँ। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, पिंक पोर्शन, ठीक है जी, कुछ इस टाइप से। दिस इज पॉजिटिव चार्ज matter, and these are the electrons which are of course negatively charged. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये तो पहले से इस्टेब्लिश हो चुका था, है ना। तो दिस इज द प्लम पुडिंग मॉडल। बट हाँ, ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको खींच पाए थे 1911 तक। हम 1911 तक क्यों खींच पाए थे? बिकॉज 1911 में ही रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन आ गई थी, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसका मॉडल्स के बारे में बात होना शुरू हो गया था। तो मॉडल इतना ही चल पाया, बट हाँ फिर भी तब तक इतना, मतलब ऑलमोस्ट कितना, 12-13 साल चल गए यहाँ पे, है ना। तो क्यों चल पाया? बिकॉज इट कुड एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी। दिस मॉडल could explain the stability of the atom. एटम स्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, इसलिए स्टेबल है। ये एक्सप्लेन कर पा रहा था। दूसरा ये एक्सप्लेन कर पा रहा था द वर्किंग या द साइंस बिहाइंड द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैसे हो पा रहे हैं उसको भी ये मॉडल आराम से एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए थोड़े टाइम तक टिका रहा। बट व्हाट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं कर पाया था? कुड नॉट एक्सप्लेन the finding of alpha particle scattering experiment। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था,
काफ़ी सारे उसमें रिजल्ट निकल कर आए थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा थॉमसन जी का मॉडल नहीं बता पाया, इसलिए फेल कर दिया इसको कि भाई बता ही नहीं पा रहे आप ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर हम क्यों माने आपके मॉडल को। इन साइंस में एक्चुअली यही होता है, अगर कोई चीज़ अपने से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स वो डाउटफुल है, उसमें कुछ कमी है, उसको अपडेट करना पड़ेगा या कुछ नया लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, तो नहीं एक्सप्लेन कर पाया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स, एंड मोर ओवर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन ऑब्लिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का या बाकी दूसरे एलिमेंट्स के एटम का क्या स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम हम जानते हैं ना, पढ़ा था अपनी 11th क्लास में, वो कुछ लाइंस आती थी, देखेंगे हम दोबारा आएगा, तो उसको भी ये मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हटाओ, तो क्यों हटाओ, क्यों हटा ये, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे अब अल्फा पार्टिकल इतना क्यों हिलते हो भैया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, महंगे वाला एक्सपेरिमेंट है ना। क्यों महंगे वाला एक्सपेरिमेंट, बिकॉज गोल्ड की फॉइल के साथ किया था। अब इतना ही महंगा नहीं था, है ना, गोल्ड की फॉइल ली थी, बहुत बहुत पतली सी फॉइल। अच्छा, गोल्ड को ही क्यों चूज करा, रीजन हमें पता है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, आपका मोस्ट मेलेबल मेटल होता है, राइट। तो इतना मेलेबल है कि उसकी जो शीट बनाई वो बहुत ही ज़्यादा पतली बनी, इतनी पतली कुछ एटम्स थिक रही वो। तो उससे क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो पाया वो ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाया, और जो रिजल्ट्स मिले वो ज़्यादा एक्यूरेट मिले। एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते थे, आयरन के साथ भी कर सकते थे, बट इतने पर्टिकुलर या इतने एक्सप्लेन्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते, इसलिए गोल्ड फॉइल का यहाँ पे चूज करा था रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, फन फैक्ट, रदरफोर्ड ने खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी नहीं किया था, किसने परफॉर्म किया था, उनके दो एसोसिएट थे। रदरफोर्ड ने सिर्फ रेकमेंड करा था कि ऐसा आप करके देखो, कुछ पता चलेगा। तो उनके दो एसोसिएट थे, गीगर एंड मार्स्टन। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक ऐसा ठीक करते हैं इसको, बेसिकली लेड का ब्लॉक लिया, लेड का ब्लॉक लिया काफी थिक सा, बिकॉज लेड आपका एक हैवी एलिमेंट है, ठीक है। ये रेडिएशंस जो निकलेंगी, रेडिएशंस कौन सी, अल्फा पार्टिकल्स वाली, उनको ऐसे बाहर की तरफ फैलने नहीं देगा अननेसेसरी। यहाँ पे रख दिया एक रेडियो एक्टिव मटीरियल विच कुड एमिट दी अल्फा पार्टिकल्स, ये जनरली बिस्मुथ शायद 213 होता है इसका, ऐसा कुछ लिया था यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज कराने के लिए। तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले, बट ये ऑफ कोर्स फैलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो इस फैलावट को रोकने के लिए, स्प्रेड को रोकने के लिए लगाया गया है एक कॉलीमेटर। सो दिस इज कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का बेसिक काम है कि इन अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम को तैयार करना। ये पूरा ऐसे स्प्रेड नहीं चाहिए, एक बीम चाहिए अल्फा पार्टिकल्स की विच कुड हिट, विच कुड स्ट्राइक द गोल्ड फॉइल। तो इस बीम को बनाने के लिए यहाँ पे कॉलीमेटर का लगाया गया। अच्छा, ये है लेड का ब्लॉक, पीबी ब्लॉक। ये अल्फा पार्टिकल सीधा जाके स्ट्राइक करे किसके ऊपर, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। सो दिस इज गोल्ड फॉइल। इन अल्फा पार्टिकल्स का हुआ था कुछ डेविएशन, उस डेविएशन को स्टडी करने के लिए एक लगाई गई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। भाई अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाके हिट करेंगे, जल्दी से अल्फा पार्टिकल इधर चला गया, इसने यहाँ जाके हिट करा, किसी दूसरे अल्फा पार्टिकल ने यहाँ जाके हिट करा। सो दिस इज द हिटिंग स्पॉट। तो जहाँ पे हिटिंग स्पॉट था वहाँ पे मिलते थे आपको स्किंटिलेशंस, यहाँ लिखे थे स्किंटिलेशंस, एक छोटी सी डॉट बन जाती थी। अब छोटी सी डॉट काफ़ी छोटी थी, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए लगा दिए यहाँ पे
माइक्रोस्कोप, ऑफ कोर्स अलोंग विद सम सूटेबल स्केल, कि यार ये कितने एंगल से डेविएशन हो रहा है, ये भी तो मेजर करना पड़ेगा। हिट करा स्क्रीन को, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख लिया, बट उसके साथ एक सूटेबल स्केल भी होता था जस्ट टू चेक आउट कितने एंगल से डेविएशन हुआ है, ठीक है। तो मोर और लेस ये पूरा सेटअप था गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये पूरा सेटअप जो था ये था प्लेस्ड वैक्यूम के कंटेनर के अंदर, है ना, वैक्यूमाइज्ड कंटेनर के अंदर, या इवैक्यूएटेड भी आप कह सकते हैं। अब वैक्यूम का क्या रोल है यहाँ पे, बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अगर वैक्यूम नहीं होता तो कहीं ना कहीं एयर के साथ टकरा रहे होते और एयर के मॉलिक्यूल्स को हिट कर रहे होते और अपनी एनर्जी को लूज कर रहे होते। एनर्जी लूज करते तो शायद यहाँ पर उतनी एनर्जी से नहीं पहुंच पाते, शायद पहले ही डेविएट हो जाते, बहुत कुछ हो सकता था उनकी एनर्जी का लॉस होने की वजह से। तो अल्फा पार्टिकल से एनर्जी लूज ना हो इसलिए पूरा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इनफैक्ट जहाँ आगे हम जो और भी एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे वो सब भी कैसे परफॉर्म करे गए, वैक्यूम के अंदर। तो ये मेन रीजन है जो आपको ध्यान में रखना है। व्हाई? बिकॉज मे बी इट कुड बी आस्क्ड इन योर एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं गीगर एंड मार्स्टन को क्या ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशंस मिली। सो ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। पहली ऑब्जर्वेशन तो सिंपल सी थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99% है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight without any deviation. बिना किसी डेविएशन के ये अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कहीं पे भी इन्होंने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। क्यों ऐसा हुआ? ऑफ कोर्स अब रदरफोर्ड भी तो अपना रोल प्ले करेंगे ना। गीगर मार्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, ऑब्जर्वेशन ले ली, रदरफोर्ड ने इनकी एक्सप्लेनेशन दी थी। क्या दी थी वो भी हम देखेंगे, पहले ऑब्जर्वेशंस को समझ लेते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो गीगर एंड मार्सन ने ऑब्जर्व करी, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। अब फ्यू से इनका मतलब था ऑलमोस्ट 1 इन करीब करीब 8000 got deflected by large angles। अब लार्ज एंगल से हमारा मतलब है से थीटा मोर देन 90 डिग्री। जो पार्टिकल सीधे जा रहे थे उनमें डेविएशन भी था, बट हल्का उनका डेविएशन था। आप कह सकते हैं 3 डिग्री से लेके 8-9 डिग्री तक का डेविएशन था, वो छोटा सा डेविएशन था और ऑलमोस्ट सीधे चले गए थे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, 8000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो लार्ज एंगल से डेविएट हुआ था मोर देन 90 डिग्री। एंड ओकेजनली, कभी कभी ऐसा हुआ था, बस ओकेजनली आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1 in every 20,000 अल्फा पार्टिकल्स गॉट rebounded along its original path। मतलब उनका एंगल ऑफ डेविएशन जो था वो 180 डिग्री का हो गया। ये ऑब्जर्व करा था गीगर एंड मार्सन ने। तो उन्होंने बोला रदरफोर्ड, सर रदरफोर्ड है ना, अब इनको जरा एक्सप्लेन करो, हमने ये कर लिया, अब आप बताओ जरा इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर रदरफोर्ड की एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड्स explanation of observations, जो कि थॉमसन नहीं कर पाए थे, तभी उनके मॉडल को हटा दिया था। सो क्या एक्सप्लेनेशन दिया, इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो लेट अस यहीं पे देख लेते हैं। सो दिस इज गोल्ड का न्यूक्लियस, गोल्ड का न्यूक्लियस नहीं, गोल्ड का एटम मानते हैं इसको, न्यूक्लियस ले लेते हैं सेंटर में, है ना। ये पेन भी गिरेगा आज ही, नहीं मत गिरो। सो दिस इज गोल्ड का न्यूक्लियस,
सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, है ना, बिना किसी डेविएशन के सीधे जा रहे हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, उनका कोई डेविएशन नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो बहुत हल्का सा डेविएशन हो रहा है, क्योंकि सारा स्पेस खाली पड़ा है। एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपने एक रेफरेंस भी दिया हुआ है, शायद 9th क्लास की बुक में भी आपको ये सेम रेफरेंस था कि अगर हम न्यूक्लियस को एक क्रिकेट की बॉल मानते हैं तो दिस एटम वुड बी दी साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। फुटबॉल के इतने बड़े फील्ड के अंदर सेंटर में आप एक छोटी सी क्रिकेट की बॉल रख दें तो वो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकता है बिटवीन एटम एंड दी न्यूक्लियस। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट क्योंकि स्पेस खाली है, सारा का सारा जो मास है एटम का वो कंसंट्रेटेड है उसके न्यूक्लियस में, जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कंसंट्रेटेड है उसके न्यूक्लियस में, इसीलिए इसको एक पॉजिटिव कर देते हैं और कलर भी चेंज कर लेते हैं एक बार। इसीलिए बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे वो एंगल से डेविएट हुए थे, बट ऐसे अल्फा पार्टिकल जो सीधे आ रहे थे हेड ऑन कोलिजन करने के लिए, दे गॉट डेविएटेड अलोंग देयर ओरिजिनल पाथ। ये तो सीधे निकल गए, कुछ डेविएट हो गए, बट बहुत कम अल्फा पार्टिकल ओकेजनली जो हेड ऑन कोलिजन कर रहे थे वो डेविएट हो गए। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा मास एटम का कंसंट्रेटेड है उसके न्यूक्लियस में, वो छोटा सा टाइनी न्यूक्लियस, साइज उसका बहुत छोटा है, सारा का सारा चार्ज वहीं बैठा है, सारा सारा मास वहीं बैठा है, तो जो कोलिजन हो रही है वो एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रही है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हेड ऑन कोलिजन है तो अल्फा पार्टिकल को वापस जाना ही पड़ेगा सेम वेलोसिटी से और सेम पाथ को फॉलो करते हुए। तो ये ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन दिया रदरफोर्ड ने, स्पेस खाली है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड तो है ये सेंट्रल कोर जिसको न्यूक्लियस बोला, बट खाली होने से अल्फा पार्टिकल सीधे गए, मास पूरे एटम का यहीं पे कंसंट्रेटेड है इसलिए अल्फा पार्टिकल वापस लौट गए। तो एक्सप्लेनेशन भी हमें समझ में आता है रदरफोर्ड का। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। तो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच को थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो इसी फिगर में देखिए आपको डिस्टेंस दिखा, कहाँ दिखा, ये रहा, अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ तो इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाया ये न्यूक्लियस, है ना। सो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, यानी कि अल्फा पार्टिकल ने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया क्योंकि उस पर कॉन्टिन्यूसली रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा था, यहाँ पहुंचते पहुंचते रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो गया, उसने अल्फा पार्टिकल को मोमेंटरली फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको रोका और वापस भेज दिया, यानी कि इससे आगे नहीं जा पा रहा। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सिंपली हम निकाल सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ या लॉ ऑफ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की वो सब की सब कन्वर्ट किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है, जेड ई जो कि चार्ज होगा न्यूक्लियस का, 2e जो कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं ना क्या होता है, हीलियम 2 प्लस आयन, है ना। हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे मजे से उनको बाहर निकाल दो, मतलब आयोनाइज कर दो हीलियम को, तो जो बचेगा दैट वुड बी अल्फा पार्टिकल। तो KZE2e डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस बचा है दोनों के बीच में, तो यहाँ से आप आर नॉट कह सकते हैं 4KZE स्क्वायर बाय MV स्क्वायर। बट चैंपियंस मैं आपसे अगेन कहूँगा कि इस फॉर्मूला को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करें, ये फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करा। कई बार आपके पास न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होते हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में जिसमें अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड नहीं करते, किसी प्रोटॉन को बॉम्बार्ड करते हैं, प्रोटॉन को भेजते हैं गोल्ड की फॉइल की तरफ, है ना, तो फिर वहाँ पे चार्ज 2e नहीं आएगा, वहाँ पे चार्ज सिंपली e आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। आप इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट इज सिंपली 4 में नहीं लिखते हम, लेट अस से हम इसको
2kZe² लिखते हैं और नीचे हम काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कैसी हमें डेटा गिवन है और हमें क्या उसमें फाइंड आउट करना है। कई बार डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है, तो क्यों पहले उसको हाफ mv² में लिखें और फिर वापस डालें, है ना। तो सिंपली ke का भी आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ऐसी एक और छोटी सी चीज, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? सिंपली लेट अस से ये है न्यूक्लियस, है ना, ये है इसकी सेंट्रल लाइन, अब कोई अल्फा पार्टिकल है जो यहाँ से जा रहा था, ये डेविएट हो गया कुछ एंगल से, लेट अस से एंगल ऑफ डेविएशन इज थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वेलोसिटी वेक्टर और जो सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। लिख लेते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the velocity vector and the axis of the nucleus। एक्सिस, तो एक्सिस जनरली हम रिपीटेशन रोटेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं या टर्म यूज करते हैं, एक्सिस नहीं बोलते, सेंट्रल लाइन नहीं बोलते, है ना। एंड दी सेंट्रल लाइन, बिकॉज एक्सिस वर्ड आएगा तो फिर रोटेशन भी आने चाहिए, है ना, वो है नहीं यहाँ पे। तो सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, बट कब? ये तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे आके तो कुछ बड़ा हो गया, है ना। सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल is far away from the nucleus, far away from the nucleus। जब दूर होगा तब, क्यों पास आएगा तो फिर डेविएशन हो जाएगा, है ना। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो रदरफोर्ड ने इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया था, ऑफ कोर्स उसकी डेरिवेशन अपने पास नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। इम्पैक्ट पैरामीटर B इज सिंपली इक्वल्स टू kZe² cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, cot थीटा बाई 2। तो पहले थीटा का हाफ करेंगे फिर cot निकालेंगे, है ना। सो kZe² cot थीटा बाई 2, K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज, काइनेटिक एनर्जी हमें पता ही होगी, तो हम निकाल सकते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप आराम से ये समझ सकते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर 0 कब हो जाएगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा, यानी कि जब एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होती है। अभी अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा होता तो बिल्कुल सीधा निकल जाता, तो इम्पैक्ट पैरामीटर काफी बड़ा होता, बट एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 0 या 1-2 डिग्री, है ना। तो एंगल दोनों मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होते हैं। आप सिंपल सा ग्राफ भी ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर ये B है तो ये थीटा है। अच्छा, एक ग्राफ को देख के याद आया, एक ग्राफ और हम यहाँ पर बना सकते हैं। वो ग्राफ आपका क्या कहेगा? वो ग्राफ सिंपली ये कहेगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड पर यूनिट एंगल या फॉर अ गिवन एंगल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल जैसे 10 डिग्री, 20, 40, 60, 90 करते करते 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या होगा? ऐसे बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स है जो छोटे एंगल नहीं, वो सारे अल्फा पार्टिकल हैं जो बहुत कम एंगल से डेविएट हो रहे हैं, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल हैं जो एक बड़े एंगल से डेविएट हो रहे हैं, से 180 डिग्री। बहुत ही कम ऐसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं, और छोटे मोटे एंगल 5 डिग्री 10 डिग्री वाले एंगल से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है डेविएट हो रहे हैं। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। तो ये होता है यहाँ पर रदरफोर्ड का मॉडल। डेफिनेटली हम एक क्लासेस में एक क्लास का कुछ पार्ट हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, अभी नहीं, आज की क्लास में नहीं, बट डेफिनेटली वो क्लास भी, वो रिकॉर्डिंग भी, वो वीडियो भी आपको अवेलेबल होगी।
फाइनली अब जरा देख लेते हैं रदरफोर्ड के मॉडल जो बनाया था इतना अच्छा है ना, उसके फेल होने के रीजन। तो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा था कि हाँ ठीक है, एटम के अंदर स्पेस खाली है, सेंटर में बैठा है न्यूक्लियस जिसके पास सारा पॉजिटिव चार्ज है, सारा मास एटम का, इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास उसके रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसा बोला था। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी कोई शेल की बात नहीं हुई थी, कोई ऑर्बिट की बात नहीं हुई थी, वो सब नील्स बोर ने कहा था, ठीक है, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होना। हाँ बट इतना कहा था रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेनेट जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट आउट करता है। तो यहाँ पे भी कौन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे पिंक डॉट से दिखा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट इतना होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और रोटेट, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब हो गया एक्सेलरेशन। तो यानी कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है गोल घूमते वक्त। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो इसको तो एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, बिकॉज ये तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, और तो ये एनर्जी लूज करेगा करेगा करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस पे जाके हिट करेगा, गिरेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा न्यूक्लियस का, फिर तो एटम ही खत्म हो गया। एटम खत्म हो गया तो फिर मैं भी खत्म हो सकता हूँ, एक ऐसे एकदम से। खत्म तो सबको होना है बट ऐसे एकदम से गायब नहीं हो जाएगा ना। या जैसे ये पेन है, आज है मेरे पास, कल ये आधा हो जाएगा बिकॉज इसके आधे आइटम खत्म हो गए, फिर ये 1/4 हो जाएगा। वो रेडियो एक्टिविटी वाली चीज नहीं हो रही है। तो यानी कि एटम की स्टेबिलिटी कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए ये रीजन बना रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये रदरफोर्ड थानोस जैसी चीजें कर रहे थे, वो उंगली ऐसे कुछ करते ना मूवी में, वो आधा गायब हो जाता है, तो वो नहीं है, ठीक है। सो कुड नॉट, बाय द वे मैं एवेंजर्स की बात कर रहा था, आप सब आराम से समझ गए होंगे। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, क्यों ये क्यों स्टेबल है, क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा, क्यों वो रिवॉल्व ही करता रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी इसी के साथ लिंक्ड, कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टिन्यूसली लूज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी एनर्जी 100 जूल है, 2 दिन बाद सीधा 70 पे जाके डिप मार जाएगी, उसके बाद सीधा जाके 52 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करके अंदर की तरफ आ रहा है तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी निकाल रहा होगा। अगर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी निकाल रहा है तो जो लाइट निकल रही है, जो रेडिएशंस निकल रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी होगी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ कुछ लाइंस दिखाई देती हैं, पास होती है, फिर धीरे धीरे गैप बड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर गैप और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये ऐसा इंटरमीडिएट टाइप का स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आ रहा। तो ये मतलब ये रदरफोर्ड का मॉडल इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। could not explain the emission spectrum of hydrogen and other atoms। हाइड्रोजन बड़े काम की चीज़ है, चीज़ों को आसान करने में हेल्प करता है। नील बोर ने हाइड्रोजन को ही चूज करा था, या हाइड्रोजन जैसे दिखने वाले आयंस को चूज करा था, देखेंगे हम उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये दो मेन रीजंस बने रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने के। अब रदरफोर्ड का मॉडल क्लासिकल मॉडल फेल हुआ, तभी फिर नील्स बोर का मॉडल आया, है ना, बट वो हम अलग से समझेंगे अपनी अगली क्लास में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इसमें एक क्लास के एक छोटे से पार्ट को डिवोट करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के भी ऊपर। तो तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए कंसेप्ट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।